वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ICSE क्लास 6। टॉपिक हमारा है द मौर्यन एम्पायर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द मौर्यन एम्पायर। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है द मौर्यास। पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर जो किंगडम थी उसका अंत होता है इन्हीं के द्वारा। अब यहाँ पर इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मौर्यन एम्पायर का इस्टेब्लिश होना इंडिया में इंडियन हिस्ट्री के लिए कह सकते हैं बिल्कुल वो एक नए एरा की शुरुआत थी। देखा जाए तो कंट्री के लार्ज ऑफ द पार्ट, ठीक है, पहली बार ऐसा था मौर्यास के अंडर में कि इंडिया का लार्ज ऑफ द पार्ट जो था वो पॉलिटिकली यूनाइटेड था, ठीक है। पॉलिटिकली यूनाइटेड था कैसे कह सकते हैं, अगर हम देखेंगे, मतलब अगर हम देखें तो किसी एक के हाथ में ही अगर सत्ता है तो क्या है, जितना पोर्शन है तो वो क्या है, पॉलिटिकली वो यूनाइटेड है। तो यहाँ पर अगर आपको शो हो रहा होगा, आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे, तो ये पिंक से आपको शो हो रहा होगा, इतना पूरा पार्ट जो था वो एक एम्पायर के ही हाथ में था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से नए एरा की शुरुआत होती है। चलिए अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज बहुत तरीके के होते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज की। लिटरेरी सोर्सेज, इनमें सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र, जो कि लिखा गया था चाणक्य के द्वारा। चाणक्य जो कि खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे इस टाइम के, ठीक है। इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसमें कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय की पॉलिटिक्स, आर्ट, इसके बारे में लिखा हुआ है। और ये सिर्फ उस समय के लिए नहीं, आज के टाइम में भी लोग इसे फॉलो करते हैं, इनके द्वारा जो लिखी हुई चीज़ें हैं। और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो इन्होंने कह सकते हैं पूरा मार्गदर्शन किया ही चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने फाउंडेशन रखी चंद्रगुप्त एम्पायर की। उसके अलावा उसकी फाउंडेशन रखी गई इन्हीं की वजह से, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा आता है क्रिएशन ऑफ इंडिका। इंडिका की रचना जो कि किसके द्वारा की गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज कौन थे, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके कोर्ट में ये एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखा गया था इंडिका, जिसमें कि उस समय का जो मौर्यन एम्पायर था, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन और कह सकते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो थी उसके बारे में लिखा गया है। चलिए हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अगर हम देखें तो रॉक्स एंड पिलर्स पे लिखी हुई चीजें जो हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अब अगर हम देखें जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद उनके बेटे आते हैं बिंदुसारा और उनके बाद आते हैं उनके बेटे अशोका, ठीक है। तो ये तीन जो हैं इस मौर्यन एम्पायर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं उनके सक्सेसर जो हैं बहुत ज्यादा योग्य नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो जो अशोका थे, द ग्रेट एम्परर अशोका थे, उन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे रॉक्स हो गए, पिलर्स हो गए, उन सब पे कार्विंग करके चीजें जो थी वो लिखवा रखी थी, जो कि आज अगर हम देखें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड बात करें तो मौर्यन एम्पायर के जो सिल्वर कॉइन्स थे, तो हमें उससे उस समय का जो कह सकते हैं कि उस समय की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उन सब के बारे में पता चलता है। जैसे अभी हमारे जो कॉइन्स चलते हैं, ठीक है, हम उन्हीं की बात कर लें तो उससे हमारे बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है नहीं जानता, अगर उसको ये चीज़ें मिलेंगी तो उनको कई अगर ऐसे कॉइन्स मिल जाएंगे तो उन्हें ये पता लगेगा कि इनका ये जो सिंबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा, ठीक है। फिर अगर उस चीज़ को उन्होंने पढ़ लिया तो अच्छा ये चीज़ का ये मतलब है, तो उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी तरह उस समय के जो सिल्वर कॉइन्स हैं उससे उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह के बारे में पता चलता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने की मौर्यन एम्पायर जो था उसकी फाउंडेशन रखी थी, कहाँ पर, किसको हटाकर, भाई किसी को हटाया होगा तभी फाउंडेशन रखा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि धनानंद जो कि नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, बहुत ही क्रूअल था, ठीक है, इसको इन्होंने ओवरथ्रो किया और उसकी जगह पर मगधा का रूलर जो थे वो आगे चलकर ये बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जिनके की ट्रेनर और कह सकते हैं एडवाइजर जो थे वो कौन थे, चाणक्य, ठीक है। यहाँ तक कि अगर ये कहा जाए कि मौर्यन एम्पायर की जो इन्होंने फाउंडेशन रखी चंद्रगुप्त मौर्य, तो अगर इनको हेल्प नहीं मिलती चाणक्य की तो ये रूलर नहीं बन सकते थे, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चाणक्य जिन्होंने इनको पूरा सपोर्ट किया एज अ ट्रेनर,
पहले भी इन्होंने इनका साथ दिया और उसके बाद जब ये राजा बन गए उसके बाद भी पूरे टाइम इनका साथ इन्होंने दिया। ठीक है, अब चाणक्य के बारे में समझ लेते हैं। चाणक्य अपने आप में ही नाम जो है वो काफ़ी फेमस है, हम सभी इनके बारे में जानते हैं, कितने सारे टीवी सीरियल्स, मूवीज़ और उसके साथ ही साथ कार्टून्स इन पे बने हुए हैं, है ना। तो चाणक्य जो थे इनके बारे में समझ लेते हैं। चाणक्य जो थे ये थे एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था चणक, उनके ये बेटे थे। चणक जो थे वो धनानंद के राज्य में ही, जैसे कि जो राज्य होते थे, दरबार होते थे, वहाँ पर क्या होता था कि ब्राह्मण भी हुआ करते थे। तो उसी तरह धनानंद के का जो दरबार था, उनकी जो कोर्ट थी, वहाँ पर चणक जो थे वो एज अ ब्राह्मण थे। ठीक है, जैसे प्रीस्ट और ब्राह्मण वगैरह होते हैं वो थे। तो धनानंद को कहीं से पता चलता है कि जो ये चणक हैं ये उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उनको ओवरथ्रो करने वाले हैं। ऐसे में क्या किया गया, चणक को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और उसके बाद मतलब पकड़ लिया गया और उसके बाद उनके सर को धड़ से अलग करा दिया गया। मतलब धनानंद क्रूअल तो था ही, उसने क्या किया, इस तरीके की उनको मौत दी और उसके बाद इनका जो सर था उसको उन्होंने एक पेड़ से लटकवा दिया, हैंग करवा दिया वहाँ पे इनके सर को। अब भाई जो बेटा है उसको तो बुरा लगेगा ही, तो चाणक्य जो थे इनको बहुत बुरा लगा। इनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, तो विष्णुगुप्त जो थे उनको ये चीज़ जो थी वो बहुत बुरी लगी, भाई ऑब्वियस है लगेगी ही। ये रात के अंधेरे में जाते हैं, उस पेड़ से अपने फादर के हेड को उतारते हैं और फिर वहाँ पे शपथ लेते हैं कि मैं इस वंश को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, इस तरीके से फिर कुछ टाइम बीतता है, फिर हम देखते हैं कि बाद में जो अलेक्जेंडर था वो भी अटैक के लिए आता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो उस टाइम में ये जाते हैं अपने राज्य की भाई चिंता करते हुए, पहुंचते हैं किसके पास, धनानंद के पास। और धनानंद भाई अपने प्रिविलेजेस जो हैं उनको एंजॉय कर रहे थे और ध्यान नहीं देना, ये सारी चीज़ें थी। तो इन्होंने जाके बोला भाई फोकस करना है कि अपना जो साम्राज्य है उसको बचाना है और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी रक्षा करनी है, क्योंकि अलेक्जेंडर जो है वो अटैक कर रहा है, बहुत ही पावरफुल है। ऐसे में ये बड़े नाराज़ होते हैं धनानंद और इनको धक्के मार के बाहर निकलवा देते हैं, जहाँ पर इनकी जो शिखा होती है, चोटी, जो ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं ना, तो वो खुल जाती है। तो इन्होंने बोला था कि जब तक धनानंद का अंत नहीं होगा तब तक मैं इसे नहीं बांधूंगा, और फिर उन्होंने यही किया। जब धनानंद का अंत हो गया उसके बाद इन्होंने अपनी चोटी फिर बांधी। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो चाणक्य के बारे में हमको स्टोरीज़ जो हैं बहुत सारी मिलती हैं। जैसे अगर देखें तो वो क्या था कि कहीं से वो गुजर रहे थे, उनके पैरों में एक कांटा जो था वो चुभ गया, तो उन्होंने डेली उस पर मट्ठा डालना शुरू कर दिया कि भाई अगर ये क्या है, ये दोबारा से पनप सकता है, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसलिए मतलब अगर देखा जाए तो इनकी बातें जो थी, इनके जो काम थे, वो इतने ज़्यादा लोगों को कह सकते हैं एडमायर करते थे। ठीक है, आज के टाइम में भी देखा जाए तो इनकी बातें जो है वो लोग फॉलो करते हैं, चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो, हर जगह इनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं आज भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चंद्रगुप्ता वॉज एन ऑफिसर इन नंदा डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्ता के बारे में अब हम लोग समझ लगते हैं। चंद्रगुप्ता जो थे ये नंदा डायनेस्टी जो थी वहाँ पर आर्मी में थे। ठीक है, एक समय हुआ कि इन्होंने भी विद्रोह कर दिया और उसके बाद इनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह से चंद्रगुप्ता और चाणक्य ये दोनों ही धनानंद के सताए हुए थे और ये दोनों जो है पंजाब में इनकी मुलाकात होती है। चाणक्य जो कि तक्षशिला से पहले ही अच्छी खासी एजुकेशन जो थी वो लेके आए थे, शस्त्र शास्त्र हर चीज़ में वो काफ़ी आगे थे। फिर ये क्या करते हैं, जब ये चंद्रगुप्ता को देखते हैं तो इन्हें एक आइडिया होता है, मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि यही वो पर्सन है जो आगे प्रजा का ख्याल भी रखेगा और साथ ही साथ धनानंद जो है उसे हरा सकेगा। तो उन्होंने सोचा इसी को मैं रूलर बनाऊंगा, इसी को मैं शासक बनाऊंगा, और इस तरीके से उन्होंने बाकायदा ट्रेन किया। अच्छा, राजा से फाइट करने के लिए एक अच्छी खासी आर्मी चाहिए होती है। अब इनको आर्मी कहाँ से मिलेगी, तो जो जंगलों में ट्राइब्स रहते हैं उनकी हेल्प इन्होंने लिया, बाकायदा उनको ट्रेन किया और उसके बाद ये लोग पहुँचते हैं मगधा जो था वहाँ पर अटैक करने। अब धनानंद का साम्राज्य जो था वो अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन इन्होंने जब अटैक किया सीधे सेंटर पर किया और वहाँ से ये हार गए। ठीक है, चंद्रगुप्ता वहाँ पर उनको हार हाथ लगी। ठीक है, आर्मी वगैरह लेके गए थे बट वहाँ पर वो हार गए। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। फिर चंद्रगुप्ता और चाणक्य कहीं से गुजर रहे थे, एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो इन्होंने सुना भाई कि किस लिए बच्चा रो रहा है, सुनते हैं। तो सुना कि उसकी माँ कह रही थी कि तुम भी बेवकूफ़ हो उसी चंद्रगुप्ता की तरह कि जाके सीधे, जैसे उसने सेंटर पे अटैक किया इस वजह से वो हार गया, पहले उसको क्या करना था, सेंटर तो स्ट्रांग होता है, दूसरी जगहों पे उसको अटैक करना चाहिए था। ऐसे ही तुमने किया कि जो मैंने खिचड़ी या रोटी जो भी चीज़ थी कि मैंने जब दिया तुमने सीधे सेंटर में हाथ डाल दिया, तो जिसकी वजह से तुम्हारी फिंगर जो है वो
बर्न हो गई। अब क्या करना है, किनारे किनारे से अगर तुम खाओगे तो तुम्हें ठंडा खाना मिलेगा और उससे तुम जलोगे नहीं। तुमने सेम वही वाला काम किया जैसा कि उन लोगों ने मूर्खता वाला काम किया। जब ये चीज़ सुने तो फिर उन्हें भी समझ में आया कि पहले हमें स्ट्रांग होना है, स्ट्रांग होने के लिए बाकी जगहों पे अटैक करेंगे, उसे अपने कब्जे में लेंगे, फिर सेंटर पे अटैक करेंगे। फिर आगे चलकर इन्होंने वही काम किया और इस तरीके से मगधा जो था वहाँ का रूलर आगे चल के चंद्रगुप्ता मौर्य जो थे ये बनते हैं। तो यहाँ से मौर्यन एम्पायर की इन्होंने फाउंडेशन रखी। अब हम बात करते हैं बिंदुसारा। कौन थे ये? चंद्रगुप्ता मौर्य जो थे उनके ये बेटे थे और साथ ही साथ चंद्रगुप्ता मौर्य जो थे उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो बिंदुसारा सक्सीडेड चंद्रगुप्ता। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता के उत्तराधिकारी बनते हैं बिंदुसारा, जिन्होंने 25 इयर्स तक रूल किया था। इन्होंने भी अपनी जो टेरिटरीज थी, अपना एम्पायर जो था वो उसे एक्सटेंड किया था। अभी हम लोगों ने बात की थी नर्मदा तक, तो नर्मदा से नीचे मैसूर तक फिर इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड किया था और बाद में इनके उत्तराधिकारी बनते हैं द ग्रेट एम्परर अशोका। चलिए बात करते हैं अशोका की। ठीक है, अशोका जो कि उत्तराधिकारी बने बिंदुसारा के, यानी कि अब गद्दी पर ये बैठते हैं। जिस समय में अशोका यानी 273 BCE में, ठीक है, 273 BCE में अशोका जो थे वो गद्दी पर बैठे बिंदुसारा के बाद। तो उस समय तक क्या था कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो इनके हाथ में। कलिंगा ही ऐसा स्टेट था जो इनके कंट्रोल में नहीं था। कलिंगा पे उस समय शासन किसका था? उस समय शासन कलिंगा पे था अनंत पद्मनाभन का, जो कि कह सकते हैं अपने स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे। होता क्या था, देखिए, जब किसी को कोई टेरिटरी चाहिए होती थी तो लोग या तो अटैक करते थे या बोलते थे भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ। तो उसी तरह से मैसेज भेजा गया अशोका की तरफ से, किनको? अनंत पद्मनाभन को, कि भाई हमारे साथ आप आके मिल जाइए। बट उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो अपने स्टेट के लिए बहुत ही डेडिकेटेड थे। उन्होंने मना कर दिया और जिसकी वजह से फिर आगे हम देखते हैं कलिंगा युद्ध जो था, बहुत ही भीषण युद्ध था, वो होता है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या था? एक तो पहली चीज़ अपना एम्पायर जो था एक्सटेंड करना, ये कह सकते हैं एक मानसिकता होती थी कि अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना है। दूसरा, कलिंगा की जो पोजीशन थी अभी हम लोगों ने देखी थी ना कि इधर जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन था इधर कलिंगा था। कलिंगा अगर इनके कंट्रोल में आ जाता तो क्या होता, उससे जो साउथ वेस्ट एशिया था उधर की लैंड और साथ ही साथ कह सकते हैं उधर का समुद्री व्यापार जो है वो इनके हाथ में आ जाता और उससे इनकी प्रॉस्पेरिटी जो थी वो बढ़ती, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो थी वो इनकी बढ़ती। इस वजह से ये कलिंगा जो था उसे अपने कब्जे में करना चाहते थे। 261 BC में अशोका ने कलिंगा पे अटैक कर दिया और उसके बाद इन्हें मिलती है जीत। जीत के साथ ही इनका एम्पायर जो था अब वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। उनका एम्पायर अब देखा जाए तो वो कहाँ से कहाँ तक हो गया था? वो हो गया था इधर हिंदू कुश से लेकर और ब्रह्मपुत्रा तक, और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कहाँ से कहाँ तक, ये हिंदू कुश से लेकर इधर ब्रह्मपुत्रा तक, और इधर हम देखते तो हिमालय से लेके मैसूरू तक इनका पूरा साम्राज्य जो था वो एक्सटेंड हो चुका था। ठीक है, तो हिमालयाज इन द नॉर्थ टू मैसूर इन द साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ तक ये एक्सटेंड हुआ। हिंदू कुश जो था वो नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से लेके ब्रह्मपुत्रा इन द नॉर्थ ईस्ट जो था, यहाँ तक उनका एम्पायर जो था वो फैल गया था। अब जो उन्हें चाहिए था वो तो उन्हें मिल गया। कलिंगा जो कि वो चाह रहे थे उससे उनकी इकोनॉमी जो है वो भी हो, दूसरा उनका एम्पायर जो हो वो एक्सटेंड हो, तो वो चीज़ें उन्हें मिल गई थी। लेकिन वो चीज़ें मिलने के बाद भी उनके अंदर खुशी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब अगर देखें कोई भी युद्ध होता है तो जो इंसान जीतता है उसे तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन यहाँ पर अशोका जो थे उनको बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बल्कि उसके बजाय उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्यों हुआ? उनको दुख इस बात का हुआ क्योंकि जब उन्होंने देखा उस युद्ध के ख़त्म होने के बाद उस फील्ड में पूरा हर तरफ ब्लडशेड ही दिखाई दे रहा था। कितने सारे लोग जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, कितने सारे लोग मर गए थे, और अगर देखा जाए तो इस समय में लगभग 1 लाख के करीब लोगों की जान चली गई थी और 1,50,000 के करीब जो लोग थे वो घायल हो गए थे। ठीक है, तो ये इतना सारा डिस्ट्रक्शन देखकर उनका मन जो था वो यहीं से चेंज हो गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस कि अशोका जो थे कलिंगा पर विजय के बाद भी वो खुश क्यों नहीं हुए, वो क्यों दुखी हो गए, उनकी लाइफ वहां से कैसे चेंज हो गई, तो उसका आंसर आपको अब पता होगा। ठीक है, तो अशोका जो थे बहुत दुखी होते हैं यहाँ पर, और ये
उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अब उनकी लाइफ के जो एम थे, ठीक है, जो उनके कह सकते हैं जो भी चीज़ें थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई। अब वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हुए किसकी तरफ? बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल क्या थे? आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको भूलना भी नहीं है। क्वेश्चन आता है कि बुद्धिस्ट प्रिंसिपल जो है 2 प्रिंसिपल बता दीजिए, 3 प्रिंसिपल बता दीजिए, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पर नॉन वायलेंस, ठीक है, पीस, इन सब पे एम्फेसाइज किया गया था। तो अब वो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल जो थे उस पे इन्फ्लुएंस हुए, उससे इन्फ्लुएंस हुए कि भाई हमें पीसफुली रहना चाहिए, हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इस नॉन वायलेंस तरीके से रहना चाहिए। तो इससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं और अब उनकी जो लाइफ थी उसका एम पूरी तरह से चेंज हो जाता है। उनकी लाइफ अब उनके जो सब्जेक्ट थे यानी कि प्रजा जो थी उसके लिए डिवोट हो जाती है, मतलब प्रजा के वेलफेयर के लिए काम, जैसे कि उनका मोरल एंड मटेरियल वेलफेयर। मोरल उनका नैतिक कह सकते हैं, ठीक है, लाइफ जो है किस तरीके से सुधर सकती है। मटेरियल मतलब उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देना। तो अब वो पूरी तरह से उस तरफ चेंज हो गए। उसके अलावा बुद्धा जो थे, अब ये जो पॉलिसी उनकी थी दिग्विजया, टेरिटरीज को जीतना, युद्ध से जीतना, अब वो पूरी तरह से चेंज हो गई धम्मा विजया की तरफ, ठीक है। दिग्विजया जो था वो रिप्लेस हो गया धम्मा विजया से। धम्मा विजया मतलब धर्म के द्वारा, धर्मा के द्वारा चीज़ों को कॉन्क्वेस्ट करना, ठीक है, मतलब लोगों को प्यार से जीतना, ये सारी चीज़ें। तो अब उनकी लाइफ इस तरीके से चेंज हो गई। चलिए बात करते हैं अशोकास धम्मास। अशोकास धम्मास, धम्मास जो है ये क्या है? धर्मा, जो कि एक संस्कृत वर्ड है उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी, ठीक है। रिलीजियस ड्यूटी क्या है? कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों को परेशान न करना, यही है रिलीजियस ड्यूटी, ठीक है। तो ये उससे लिया गया है। अब इस देखा जाए तो ये बेस किस पे है? ह्यूमन वैल्यूज़ पे बेस है, मतलब कि ह्यूमन के लिए काम करना। ह्यूमन वैल्यूज़ जो है क्या है? कि हमको सही तरीके से काम करना, जिसमें जैसे कि देखा जाए कि ये बेस है किस पर? बुद्धा की जो नोबेल टीचिंग है, उनकी महान शिक्षाएं हैं जो इंस्पायर्ड है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जो उसका बेस है उससे, ठीक है, उससे ये लिया गया है। तो बुद्धा जो कि अब डेडिकेट हो गए थे किसके लिए? धम्मा के लिए, ठीक है, पूरी तरह से वो चेंज हो गए थे। अब उनकी लाइफ का प्रिंसिपल जो था, या कह सकते हैं उनकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से डेडिकेट थी किसके लिए? धम्मा के जो मैसेजेस थे उन्हें इंडिया एंड अब्रॉड में स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। अब धम्मा के जो प्रिंसिपल्स थे वो हम समझ लेते हैं कि क्या मैसेजेस लोगों तक पहुँचाने थे। तो मेन प्रिंसिपल क्या थे वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, ये आपको याद होना चाहिए कि धम्मा के प्रिंसिपल्स क्या थे। सिंपल है इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान रखना है कि क्या थे। सबसे पहला, पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी, सभी को शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा, सभी को अहिंसा जो है वो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि लोगों को नॉन वायलेंस तरीके से रहने चाहिए, किसी भी जिसमें जान है उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके अलावा सभी को एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए और जो दूसरे रिलीजन हैं, ठीक है, उनके लिए टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सहिष्णु और उनका सम्मान करना चाहिए। उसके अलावा चिल्ड्रन शुड ओबे, जो बच्चे हैं उन्हें बड़ों की बात मानना चाहिए, जो एल्डर्स हैं उनकी बात मानना चाहिए। साथ ही साथ जो एल्डर्स हैं उन्हें भी बच्चों के साथ सही तरीके से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट है, पीपल शुड बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड, ठीक है। लोग जो हैं उन्हें सच्चा होना चाहिए, चैरिटेबल मतलब परोपकारी होना चाहिए, दूसरे की हेल्प जिससे कर सकें वो चीज़। दूसरा, दयालु होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। इसके अलावा चाहे वो, ठीक है, इसके साथ ये भी ऐड था कि इस तरीके का होना चाहिए, वो चाहे किसी का स्लेव है, चाहे कोई सर्वेंट है, लेकिन हर किसी के लिए इंसान को इस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए। प्रोपगेशन ऑफ धम्मा, ठीक है। तो धम्मा का प्रचार प्रसार इन्होंने किस तरीके से किया? सबसे पहली चीज़ कि इन्होंने खुद को एज ए एग्जाम्पल सेट किया, ठीक है, कि इनकी लाइफ क्या थी, किस तरीके से ये चेंज हो गए, अब धम्मा को ही मान रहे हैं, उसे ही स्प्रेड कर रहे हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में खुद को सेट किया। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि जो बुद्ध जी थे उनसे एसोसिएटेड जो जगहें थी उन सभी जगहों पर ये गए, ठीक है, उन सभी जगहों पर ये गए जो उनके मेन प्लेसेस थे। उसके अलावा इन्होंने ऑर्डर दिया बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज जो थी उसे कंस्ट्रक्ट कराने का, कि जहाँ पर मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह रहते हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कई सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज जो थी वो कंस्ट्रक्ट कराई। इसके अलावा अपने यहाँ से बुद्धिस्ट स्कॉलर्स उन्होंने दूर दूर भेजे जिससे कि बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया जा सके। और इसी वे में इन्होंने क्या किया, इनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, ठीक है, याद रखिएगा, इनके बेटे महेंद्र और संघमित्रा इनकी बेटी, उन्हें इन्होंने
कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने क्या किया, अपने राज्य में स्पेशल ऑफिसर जो थे वो नियुक्त किए थे, वो अपॉइंट किए थे, किस लिए, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, जिन्हें क्या कहा जाता था, धम्मा महामात्ता। ठीक है, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। धम्मा महामात्ता कौन थे? धम्मा महामात्ता जो थे वो अशोका के द्वारा अपॉइंट किए गए स्पेशल ऑफिसर होते थे, जो कि इसलिए थे कि उनका जो राज्य था वहां पर बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता था, उन ऑफिसर को, धम्मा महामात्ता। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि जो प्रिंसिपल थे धम्मा के, उसे क्या किया गया कि जो पिलर्स हो गए, रॉक्स हो गए, केव्स हो गए, उन जगहों पर प्राकृत लैंग्वेज में उसे इनग्रेव कराया गया। ठीक है, कि लोग जो हैं वहाँ से गुजर रहे हैं, वहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, तो वो उसे पढ़ सकें। ठीक है, उन चीज़ों को वो जान सकें, उन चीज़ों को वो अडॉप्ट कर सकें, इसलिए ऐसे ऐसे जगह जगह पर उन्होंने इन चीज़ों को लिखवा रखा था। ठीक है, लिखवाने का यही उद्देश्य था कि जगह जगह रहेगी, जो भी आएगा, जहाँ तक भाई स्प्रेड हम कर रहे हैं, ठीक है, फिर जिस तक नहीं पहुँच रहा है वो अगर उस जगह पे जाकर बैठ गया, वो उस जगह से गुजर रहा है तो उसे पढ़ेगा, है ना, तो वो उससे उसकी नॉलेज मिलेगी, इसलिए उन्होंने इनग्रेव कराया था। इसके अलावा उन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी पाटलिपुत्र में, वो करी थी ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? वो पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज हुई थी। किसके द्वारा? अशोका के द्वारा, ये भी याद रखना है, अशोका के द्वारा 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो ऑर्गेनाइज कराई गई थी पाटलिपुत्र में, जिसका उद्देश्य यही चीज था, बुद्धिज्म को फैलाना। चलिए अब हम बात करते हैं अशोकन एडिक्ट्स की। ठीक है, यानी कि अशोक के जो शिलालेख थे उसकी बात करें तो जो एडिक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन के सोर्स होते हैं, वैल्यूबल सोर्स होते हैं कि हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अशोका के टाइम में देखा जाए तो अशोक जो मौर्यन पीरियड था उसकी हमें जो उस समय के एडिक्ट्स हैं, अशोकन एडिक्ट्स, उससे हमें मौर्यन पीरियड के जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है वो मिलती है या उसके वैल्यूबल सोर्स हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात कि वो क्या है, वो रॉयल कमांड्स हैं। ठीक है, शाही आदेश जो हैं वो उस पर लिखे गए हैं, भाई जैसा कहा गया वैसा लिखा गया। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और कि ये जो चीज़ें लिखी जाती थी कैसे, जैसे जो पिलर्स होते थे, केव होते थे, ठीक है, रॉक्स हो गए, इन सारी चीज़ों पर बाकायदा पॉलिशिंग होती थी, लिखा जाता था कि वो देखने में भी खूबसूरत लगते थे, और उसके अलावा तभी लोग जो थे उन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते थे। भाई कोई गुजर रहा है, देखा, हाँ बाकायदा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पॉलिश भी हुआ है, पास गया, पढ़ रहा है, उसे नॉलेज भी उन चीज़ों की मिलती। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखे जाते थे। ठीक है, उसके अलावा ये लिखे गए थे किस में? प्राकृत लैंग्वेज में। अभी पहले हम लोगों ने बात की कि प्राकृत लैंग्वेज का इसमें यूज़ हुआ था, और उसके अलावा जो इसकी स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए थे। नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखा जाए तो वहाँ की स्क्रिप्ट जो थी वो चेंज थी, उधर ग्रीक्स भी रहते थे, तो उधर ग्रीक लैंग्वेज, खरोष्ठी ग्रीक वो स्क्रिप्ट, ठीक है, ग्रीक स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ था, खरोष्ठी स्क्रिप्ट और अरेमिक स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ था। किधर? नॉर्थ वेस्ट की तरफ। चलिए बात करते हैं आइडल्स ऑफ किंगशिप। ठीक है, तो आइडल्स ऑफ किंगशिप में देखें तो ये इन्होंने भी फॉलो की, और देखा जाए तो हर रूलर को ये चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो अशोका जो थे वो ग्रेटेस्ट किंग थे इंडियन हिस्ट्री के, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ही वर्कड फॉर द प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने क्या किया था? जो उनकी प्रजा थी उसके वेलफेयर के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किए थे। चलिए आइए देखते हैं क्या थे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, उनके क्या थे वो समझते हैं। सबसे पहली चीज़, उन्होंने अपॉइंट किया था किसे? ऑफिसर्स को, जिनको कहा जाता था महामात्ता। इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल समझ चुके हैं, महामात्ता कौन होते थे। ठीक है, वो। दूसरा, उन्होंने रोड्स जो थी, अच्छी रोड्स वो बनवाई थी कि लोग आराम से कहीं भी आ जा सकें, ट्रेड कर सकें, हर एक चीज़ के लिए वो काम आए। दूसरा क्या था? उन्होंने शेडी ट्रीज जो थे वो जगह जगह पर लगवाए थे, जिससे कि लोग जो हैं वो आसानी से कहीं भी आ जा सकें, उन्हें शेड मिले, अगर उन्हें बैठना है तो भी वो ट्री जो है उनकी शेड में आराम से बैठ सकें। वेल्स एंड रेस्ट हाउसेज वो भी उन्होंने बनवाए थे कि कोई कहीं जा रहा है उसके लिए पानी चाहिए तो उसे मिल सकेगा। दूसरा, जो लोग भाई रह रहे हैं, उनकी जो प्रजा है, उनके सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें भी पानी आसानी से मिल सके, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर वेल्स बनवाए थे। उसके अलावा उन्होंने रेस्ट हाउसेस भी बनवाए थे कि कोई कहीं जा रहा है वहाँ पर आराम कर सके, इसलिए। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने ऑफिसर्स जो थे वो भी जगह जगह पर भेजे थे कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन सकें और उन्हें सॉल्व कर सकें। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स जो थे वो खोल रखे थे। तो इस तरीके से पब्लिक वेलफेयर के लिए या अपने सब्जेक्ट के वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी, इन सभी के लिए इन्होंने बहुत सारे काम कराए थे। चलिए बात करते हैं अशोका, एक ऐसा एम्परर
बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसका बहुत बड़ा एम्पायर था। ऐसा क्या होता है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ ऐसी चेंज होती है कि वायलेंस के रास्ते को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और नॉन वायलेंस के पाथ को वो अडॉप्ट करते हैं। चलिए समझते हैं। 273 BCE में मौर्यन एम्पायर के रूलर बनते हैं अशोका, जो कि मौर्यन एम्पायर के थर्ड रूलर थे। फर्स्ट चंद्रगुप्ता मौर्य, सेकंड बिंदुसारा एंड थर्ड थे अशोका। जिस तरीके से जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी, या कह सकते हैं इनके ग्रैंडफादर यानी कि चंद्रगुप्ता मौर्य, उनकी पॉलिसी थी एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट की, वैसी ही पॉलिसी थी अशोका की। ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर को अपने, या कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किंगडम्स को अपने एम्पायर में मिलाने के बाद इन्होंने क्या किया, इनकी नज़र थी कलिंगा पर। कलिंगा आज के टाइम में देखें तो उड़ीसा एंड आंध्रा वाला एरिया पड़ता है, ज़्यादा पोर्शन उसका उड़ीसा की तरफ है। तो उसको देखा जाए तो उसको पाने की चाहत, या फिर कह सकते हैं पाने की जो कोशिश थी, वो इनके ग्रैंडफादर एंड फादर ने भी की थी, बट वहाँ पर वो सक्सेस नहीं हुए थे। बाकी किंगडम्स को तो उन्होंने अपने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था अपने अंडर में, लेकिन इस कलिंगा को वो नहीं पा सके थे। अब अशोका की नज़रें थी कलिंगा पर कि कलिंगा जो है वो अपने एम्पायर में शामिल हो जाएगा तो हमारी प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी क्या, कलिंगा की जो लोकेशन थी, उसकी जो पोजीशन थी, किस तरीके से वहाँ पर ट्रेड रूट जो है अदर कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, वो आसानी से हो सकता था क्योंकि पोर्ट वाला रास्ता था। दूसरा, वहाँ की जो लैंड थी वो एग्रीकल्चर लैंड थी, यानी काफ़ी फर्टाइल लैंड थी। तो एग्रीकल्चर के मामले में या ट्रेड के मामले में देखा जाए, दोनों ही वहाँ पे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी थी। इसलिए इनको लगा कि इसको अपने कब्जे में लेना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी प्रॉस्पेरिटी जो है वो बढ़ेगी। तो ऐसे में दो रास्ते होते थे। एक तो होता था डायरेक्ट जाओ, किसी किंगडम पे अटैक करो, उसे हराओ और अपने में मिला लो। दूसरा रास्ता ये होता था कि उनके पास जो दूसरी जगह का जो रूलर होता था, उसके पास प्रपोजल भेजा जाता था कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, वो वहाँ राज कर सकता है, ये साम्राज्य जो है वो हमारा हो जाएगा, हमारे साम्राज्य में मिल जाएगा, बट आप वहाँ पर रूल करोगे। दूसरा, ये हमने देखा कि सीधे जाके अटैक करना। अब यहाँ पर क्या था कि इसी तरीके से उन्होंने जो कलिंगा के रूलर थे, जिनका नाम था अनंत पद्मनाभन, उनके पास इन्होंने अपना प्रपोजल भेजा। अनंत पद्मनाभन जो कि अपनी लैंड के लिए एक अलग ही भावना थी उनके अंदर, उन्होंने क्या किया, इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है नाराज़गी होगी। और प्रपोजल अगर कहीं भी होता था कि कोई भी रिजेक्ट करता था तो राजा जो था, दूसरा वाला जो प्रपोजल भेजता था, डायरेक्ट अटैक ही करता था। वही चीज़ यहाँ पर हुआ कि इन्होंने फैसला किया कि अब कलिंगा पर अटैक किया जाएगा। 261 BCE में स्टार्ट होता है कलिंगा पर अटैक करना, यानी कि दोनों की सेनाएं जो थी अब आमने सामने थी। फाइट होती है, बहुत तगड़ी फाइट होती है। अशोका की जो सेना थी उसके मुकाबले जो कलिंगा के राजा थे उनकी सेना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी डटकर उन्होंने सामना किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी हार हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कितने सारे लोग जो थे उनकी डेथ हो गई। इस युद्ध में देखा जाए तो 1,50,000 के करीब लोग जो थे वो बंदी बना लिए गए और 1 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई, मतलब उन्हें मार दिया गया। कितने सारे लोग जो थे वो घायल हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हुए, हर एक चीज़ हुई। लेकिन अशोका को यहाँ पर जीत मिल गई। जो अशोका को जीत मिली, उसके बाद अशोका को लगा कि भाई जिस लैंड पे मुझे विक्ट्री मिली है तो उसे जाकर देखना चाहिए। बस उसे वो एंजॉय करने के लिए अब उस लैंड की तरफ बढ़ते हैं कि भाई वहाँ पर जहाँ पर ये जीत चाह रहे थे, जहाँ पर इनके पेरेंट्स जो थे वो भी चाहते थे, उन्हें जीत नहीं मिली, अब वो इलाका जो है वो अपने हाथ में है, ठीक है, उस पर हमारा कब्जा है, तो उसको एंजॉय करने के लिए जाते हैं उस लैंड पर। जब वहाँ पर पहुँचते हैं, चारों तरफ डेड बॉडीज़, कहीं पर सर पड़ा है, कहीं पर धड़ पड़ा है, कहीं पर हाथ कटे हुए पड़े हैं, कहीं पर पैर कटे हुए पड़े हैं। इस तरीके से चारों तरफ लाशें जो थी वो बिछी हुई थी, जिसको देखकर वहाँ से इनका मन जो है वो बहुत दुखी होता है। वहाँ से इनको बहुत बुरा लगता है कि ये क्या है, इस तरीके से साम्राज्य बढ़ाना ये क्या है। फिर वहाँ पर ये बहुत दुखी होते हैं और वहीं से ये सोच लेते हैं कि अब आगे इनको ये तरीका जो है वो नहीं अडॉप्ट करना है और पूरी तरह से जो बुद्धिज़्म है उसकी शरण में ये चले जाते हैं। वहाँ पर धम्मा उसे ये अडॉप्ट करते हैं, जिसकी शिक्षाएं आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी होगी कि क्या थी, कि शांति से रहना है, सबके साथ प्यार से रहना है, नॉन वायलेंस तरीके से रहना है, जीवों पर दया करना है, लोगों की भलाई करनी है। तो बस यही चीज़ें इन्होंने
अडॉप्ट की, धम्मा को अडॉप्ट किया, बुद्धा जी की जो टीचिंग्स थी उसको इन्होंने अडॉप्ट किया और आगे इन्होंने अपनी लाइफ का एम बना लिया कि अब हथियार से नहीं धर्म के बल पर मुझे जीतना है, अब मुझे धर्म के बल पर चलना है। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने अडॉप्ट की। अब आगे इनकी लाइफ का एम यही रह गया कि क्या करना है कि जो बुद्ध जी की शिक्षाएं हैं उसको आगे स्प्रेड करना है लोगों तक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको जान सकें, अडॉप्ट कर सकें और नॉन वायलेंस तरीके से रह सकें, वायलेंस को लोग छोड़ सकें। इसलिए उन्होंने बहुत सारे स्तूप्स, मोनेस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें बनवाई। जगह जगह जो पत्थर होते थे या फिर पिलर्स होते थे, उन सभी पे बुद्ध जी की जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं थी, धम्मा की जो शिक्षाएं थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने इनग्रेव्ड करवाई, जिससे कि लोग जो हैं वो उधर से गुजरें और उसे पढ़ें और वो एजुकेशन या कह सकते हैं वो टीचिंग्स जो है उसे वो अडॉप्ट कर सकें, समझ सकें। इसलिए जगह जगह पर इन्होंने इस तरीके के काम किए। इसके अलावा लोगों की भलाई करने लगे। स्प्रेड करने की बात कहें तो जो धम्मा की शिक्षाएं हैं, धम्मा है या फिर कह सकते हैं बुद्ध जी की जो टीचिंग्स है, उसको स्प्रेड करने के लिए इन्होंने अपने मंत्रियों, महामंत्रियों को जगह जगह भेजा कि लोगों के बीच में जाएं और ये शिक्षाएं बताएं। और इसी तरीके से इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और साथ ही साथ अपनी बेटी संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भी भेजा कि वहाँ पर जाकर ये बुद्धा जी की जो टीचिंग्स है, धम्मा जो है, उसको वहाँ पर जाकर स्प्रेड करें, वहाँ पर जाकर लोगों को इसके बारे में बताएं। अब आगे इनकी लाइफ का जो एम था वो यही रह गया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो अशोका थे उनकी लाइफ जो थी वो किस तरीके से पूरी तरह से चेंज हुई। देखा जाए तो जो हिस्ट्री थी उसमें ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद हथियार छोड़ दिया और पूरी तरीके से नॉन वायलेंस के रास्ते पर आ गए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।